नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में हाहाकार दिखाई दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर दिखाई दिया है और चीन की चाल का असर दिखाई दिया। भारत में सेंसेक्स 2200 अंकों के रिकॉर्ड गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इन्वेस्टर्स के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। शेयर मार्केट में तबाही सिर्फ भारत में नहीं हुई, चीन से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग से लेकर ताइवान तक हर जगह के शेयर मार्केट में यही हाहाकार देखने को मिला। टैरिफ वॉर शुरू करने वाले अमेरिका के शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई। अमेरिका में तो ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अब दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है। इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं और दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के खिलाफ काउंटर अटैक किया है। इसका असर भी हुआ। यूरोपीय यूनियन भी इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि 50 से ज्यादा देशों ने टैरिफ प्लान के बारे में ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और प्रेसिडेंट ट्रंप इन देशों के साथ बात करके बीच का रास्ता निकालेंगे। अब हमारे सामने सवाल है कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा। हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां हैं, क्या चैलेंज हैं, हमारी सरकार की नीति क्या है, सरकार कर क्या रही है और एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या राय है। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि दुनिया भर में आज स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ। शेयर मार्केट में आज का दिन एक और ब्लैक मंडे साबित हुआ। आज दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक के शेयर बाजारों में 5 से लेकर 10% तक की गिरावट आई, जो काफी बड़ी गिरावट है। आज सुबह सुबह जैसी ट्रेडिंग शुरू हुई तो सेंसेक्स 3,900 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, यानी 29,000 पॉइंट गिर गया। निफ्टी में भी 5% से ज्यादा की गिरावट आई। ऑटो, आईटी, रियलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर और मेटल कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। निफ्टी के बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी 3% से ज्यादा गिर गए। बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। शेयर बाजार में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की कीमत पिछले फ्राइडे के मुकाबले 403 लाख करोड़ रुपए से घटकर 389 लाख करोड़ रुपए रह गई। सेंसेक्स 2,227 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में 3.24% यानी 743 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को शेयर मार्केट में जो गिरावट आई थी वो ट्रंप के टैरिफ प्लान के रोल आउट होने के कारण थी और आज शेयर मार्केट में जो भूचाल आया उसकी वजह था चीन का रिटेलिएशन। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी, 34% का काउंटर टैरिफ लगा दिया, बहुत से रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप ने जो टैरिफ के जरिए ट्रेड वॉर शुरू की है वो लंबी चलेगी, इसलिए शेयर मार्केट में भी वोलेटाइल कंडीशन बनी रहेगी। मार्केट स्टेबल होने में वक्त लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि ट्रंप के इस रुख का सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। भारत पर इसका असर होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बड़ी है और एक्सपोर्ट पर कम डिपेंडेंट है। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप मचा हुआ है। टैरिफ वॉर अब लॉन्च हो गई है क्योंकि चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं। यूरोप की तरफ से उम्मीद है कि वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, टैरिफ वॉर छिड़ जाएगी और टैरिफ वॉर आज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही तकलीफ का, दिक्कत का शिकार है। तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी जो अभी स्लो डाउन का शिकार थी वो अब रिसेशन में जाने की क्लियर कट संभावना है। जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की बात होगी, टैरिफ वॉर लॉन्च होगी, तो मार्केट्स पे उसका नेगेटिव असर आएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रहा है। बट अभी जो हमारे यहाँ हालात दिख रहे हैं वो ग्लोबल हालात ख़राब होने के कारण दिख रहे हैं, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा स्टेक है हिंदुस्तान की मार्केट्स में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। दूसरा,
यूएस की इकोनॉमी डाउन जाती है तो हमारा आईटी बीपीओ हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, वो इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमीज कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी में हालात चल रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया में मंदी आने के डर से कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें $60 पर बैरल तक गिर गई हैं, जो पिछले 4 साल में सबसे कम है। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने आज रसोई गैस की कीमत भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी। अभी तक 803 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था वो अब 853 रुपए में मिलेगा, जबकि उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को रसोई गैस का सिलेंडर अब 500 के बजाय 550 रुपए में मिलेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन एलपीजी सप्लाई करने वाली कंपनियों का घाटा 41,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इसलिए सिलेंडर की कीमत बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। पश्चिम बंगाल में टीचर्स भर्ती घोटाला अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। आज ममता बनर्जी ने टीचर से मुलाकात की, साफ साफ कहा भले उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन वो 25,000 से ज्यादा टीचर्स को निकालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी। असल में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टीचर्स को बातचीत के लिए बुलाया था। ममता ने टीचर्स को भरोसा दिलाया उनके जिंदा रहते किसी भी योग्य टीचर की नौकरी नहीं जाएगी। ममता ने कहा बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ममता ने यह भी कहा कि जिन लोगों में नौकरी देने की ताकत नहीं है वो मुखौटा लगाकर हजारों टीचर्स की नौकरी से खेल रहे हैं, लेकिन मेरे जिंदा रहते वो कामयाब नहीं होंगे। ममता ने कहा अगर कोर्ट का आदेश मानना भी पड़ा तो उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट नोटिस आता है तब तक टीचर्स अपना काम करते रहें। अगर कोर्ट नौकरी से मना करता है तो वो उनके लिए 2 महीने में नौकरी का इंतजाम कर देंगी। যখন কেউ পথ দেখায় পথের মধ্যেই পথ খুঁজে নেয়, পথে চলতে গেলে গর্ত আসতে পারে। सड़क पर चलते समय गड्ढे हो सकते हैं। जब आप सड़क पर चलते हो तो कुछ सड़कें टूटी हो सकती हैं, लेकिन लोगों को उस टूटी सड़क को पार करके सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तो हमारा प्लान ए तैयार है, प्लान बी तैयार है, प्लान सी तैयार है, प्लान डी तैयार है और प्लान ई तैयार है। इन योग्य शिक्षकों की नौकरी नहीं जानी चाहिए। अभी तक तो किसी को नौकरी से टर्मिनेट किया नहीं है। किया है क्या? क्या कोई नोटिस मिला है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको क्या कोई बाहर कर सकता है? जाओ ना, अपना अपना काम करो ना। आपको काम करने से किसने रोका है? आप बच्चों को शिक्षा दीजिए ना, आप बच्चों को पढ़ाइए ना, आप स्कूल में क्लास करिए ना। कोई भी वॉलंटरी सर्विस कर सकता है, लेकिन कोई घर नहीं जाएगा। তখন যদি সুপ্রিম ভলেন্টারিলি সার্ভিস কিন্তু वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भी देश भर में जमकर हंगामा हो रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद अब वक्फ बिल कानून बन चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम संगठन अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के अलावा जमीयत जैसे कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से वक्फ एक्ट के खिलाफ 10 पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कब होगी। इस दौरान आज वक्फ एक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर की असेंबली में जमकर हंगामा देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में नए कानून की कॉपी फाड़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने अपनी काली जैकेट फाड़कर सदन में लहराई, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। असल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और 9 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने वक्फ एक्ट पर सदन में चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने यह कहकर सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए कि मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसी दौरान बीजेपी विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे।
इसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई फिर शुरू हुई, सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सलमान सागर और एजाज जान ने नए कानून की कॉपी फाड़ी और पेपर की चेयर की तरफ उछाल दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि वक्फ को लेकर जो नया कानून बनाया गया है वो मुल्क के लिए सही नहीं है, इसलिए सदन से लेकर सड़क तक जहां भी होगा उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। आप बैठे ना, सब बैठे। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे ये संविधान जो है इस पे हमला हो रहा। आप कहेंगे कैसे? फेडरलिज्म पे हमला, सेक्युलरिज्म में पे हमला, जो आप देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट्स, हमारे धार्मिक मसले मामलात पे हमला, तो इससे क्या मातम हो सकता है? हम ये अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हम हर फोरम में जो भी हमें जगह मिलेगी हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना दर्द सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रेवंत रेड्डी की सरकार ने 400 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात कटवा दिया। दर्जनों सरकारी बुलडोजर रात के अंधेरे में काम पर लगे और सुबह तक हरे भरे जंगल को मैदान में तब्दील कर दिया। रेवंत रेड्डी की सरकार के इस एक्शन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। असल में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास 400 एकड़ में फैले कांचा गाचीबोवली फॉरेस्ट को हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है, लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार इस जंगल को काटकर यहां कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहती है। विकास के नाम पर हरे भरे जंगलों को काटकर आईटी पार्क बनाना चाहती है। इसी का विरोध हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मिनी फॉरेस्ट को और यहां होने वाली सभी एक्टिविटीज को रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारी संख्या में जेसीबी मशीन्स और बुलडोजर भेजकर जंगल को साफ कर दिया गया। इस इलाके में मौजूद वाटर बॉडीज को भरने की कोशिश की गई। जब जंगल में बुलडोजर चल रहे थे तो हजारों पशु पक्षी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। जब ये तस्वीरें आई तो रेवंत रेड्डी की सरकार के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ बीजेपी और बीआरएस के नेता भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार जंगल की जमीन बेचकर पैसा कमाना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात में जंगल काटने के लिए बुलडोजर न भेजे जाते। इनको इस चीज तक का एहसास आज तक नहीं है कि वो काम जो किया गया वो गलत है। 10 दिन में अगर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश, जुडिशियल ओवररीच की कोशिश, क्या जल्दी थी? क्या जल्दी थी कि 100 जेसीबी भेज के वहाँ के जितने एनिमल्स हैं, वहाँ के जितने झाड़ है, हर चीज को उगाड़ने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए आज आंदोलन हो रहा है, इसीलिए आज नेशनल आउटरीच है कि जो चुप चुप के पूरा वहाँ की मिनी फॉरेस्ट को खत्म करने की जो साजिश गवर्नमेंट ने की, आज एक्सपोज हो गया। गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। आज कहते हैं कि खुद का गवर्नमेंट का जमीन है, तो गवर्नमेंट का अगर जमीन है तो चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? चुप चुप के क्यों रात में जाने की, काम करने की क्या जरूरत थी? अगर आपका जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, जो बार बार कहते हैं, तो खुलेआम जाते हैं, सुबह जाते, कोर्ट को समझा के जाते हैं, कोर्ट को कन्विंस करके जाते हैं। आज क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिस लुक्स लाइक अ मिनी फॉरेस्ट एंड इट कैन नॉट बी टच्ड। आज अगर कांग्रेस का बस चला तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बेच दें, 2500 एकड़ पूरा बेचने की कोशिश में, तो जरूर केंद्र सरकार को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अब ये भी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन रोकने की तहव्वुर राणा की पिटीशन खारिज कर दी है। इसके बाद अब उसे
भारत लाया जा सकेगा। 26 सितंबर 2011 को मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कई बहादुर पुलिस वालों की भी शहादत हुई थी और इस हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा था। अब उसे भारत लाया जाएगा और उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। अब एक ऐसी खबर जो सबको सावधान करने वाली है। जिन संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन घर घर में सुने जाते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज अब डीप फेक का शिकार हो गए हैं। आजकल कई वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। ये फर्जी वीडियोस हैं, ये एआई की मदद से बनाए गए हैं। इन वीडियोस में संत प्रेमानंद जी महाराज की आवाज़ है और उनके उपदेश हैं, जिन्हें गलत तरीके से बदलकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी आवाज़ में पूजा श्रृंगार का सामान और फिर किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करते हुए बेचते हुए दिखाया जा रहा है। इसे लेकर प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से ऐतराज़ जताया गया है। आज उनके आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज पारिकर ने एक नोटिस जारी करके ऐसे लोगों को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें न करें, ऐसे वीडियोस न बनाएं और न उसे शेयर करें और प्रेमानंद जी महाराज की गरिमा को बनाए रखें। संत प्रेमानंद जी समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत सीधी सीधी सच्ची बातें कहते हैं। उनकी वाणी को, उनके उपदेशों को एआई के माध्यम से बदलकर सोशल मीडिया पर डालना घोर अपराध है। उनके नाम पर सामान बेचना गुनाह है। मैं ऐसे वीडियोस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। मेरे नाम से भी बार बार दवाइयाँ बेचने वाले, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने वाले वीडियोस बार बार आते हैं, लेकिन मैंने कोर्ट से आदेश लिया हुआ है और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उस कोर्ट के डायनेमिक ऑर्डर के जरिए उस वीडियो को डिलीट करवा सकते हैं। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के लोगों को यही सलाह दूंगा कि वो भी कोर्ट में जाएं, इसे चैलेंज करें, कोर्ट से डायनेमिक ऑर्डर लें, ताकि महाराज जी की आवाज़ में सामान बेचते हुए या फिर बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करने वाली वीडियोस को डिलीट कराया जा सके।